हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम के बारे में। तो गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं एरिया वेक्टर के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फिर उसके बाद गॉस थ्योरम क्या होती है, किस तरीके से हम उसका डेरिवेशन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले एरिया वेक्टर से। एरिया वेक्टर तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मान लेते हैं कि एक प्लेन है, ये इस तरीके से है। अब प्लेन है तो इसका एक परपेंडिकुलर होगा, एक एंगल, एक लाइन हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो जो ये परपेंडिकुलर बनी है, मतलब ये छोटा सा एक एरिया एलिमेंट हम मान लें और इसका एरिया हम ds मान लें, तो जो इसका ये परपेंडिकुलर बना है एरिया पर, ये होता है इसका एरिया वेक्टर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ds वेक्टर और इसी को लिख देते हैं हम ds इनटू n कैप। n कैप हमारा डायरेक्शन शो करता है, ds इसका मैग्नीट्यूड होता है। और ये आप लोगों ने मतलब पहले पढ़ा होगा कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ आप लोग पढ़ रहे हो कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया एक डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन है कि कोई भी जो हमारा सरफेस है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा सरफेस है स्फेरिकल, तो जो हमारे स्फेरिकल सरफेस है तो उसको कंप्लीट बना देते हैं हम ऐसे। जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसके नॉर्मली होगा और आउटवर्ड होगा, मतलब जो हमारा सरफेस है उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें यहाँ पर, तो जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर होगा और उसके आउटवर्ड होगा, इनसाइड की तरफ नहीं होगा। ऐसे ये है तो इस पर भी ये एरिया वेक्टर इसके आउटवर्ड होगा, इसके इनटू द प्लेन नहीं होगा। तो आप लोगों को इतना याद रखना है। तो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। और इसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम कह सकते हैं कि जो हमने पहले पढ़ा है एरिया वेक्टर, उसको हमें यूज करना है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि हमारे पास एक मान लेते हैं ये हमारा प्लेन दिया गया है और प्लेन हमारा इस तरीके से है कि अगर हम इसको साइड से देख रहे हैं, मतलब तो ये हमें एक लाइन की तरह दिखाई दे रहा है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही है प्लेन से। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस प्लेन से पास हो रही है इसके नॉर्मली जैसे परपेंडिकुलर है, तो ये तो हमारा प्लेन हो गया। अगर प्लेन को हम साइड से देखें तो हमें एक लाइन की तरह दिखाई देगा। तो जो हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी इससे पास हो रही है परपेंडिकुलरली, वो हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम फाई से, इसी से लिख देते हैं E इंटू एस। ऐसा हमारा सरफेस एरिया। लेकिन मान लो वहीं पे कि अगर हमारा मतलब ये प्लेन जो हम मतलब देख रहे हैं साइड से वो तो इस तरीके से है, लेकिन जो हमारा ये लाइंस जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो जो इसका प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है परपेंडिकुलर, वो हमारे यहाँ पे एन कैप हो गया और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। इन दोनों बीच में जो एंगल है वो हमारा थीटा हो जाता है उस केस में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो हमारा फॉर्मूला है वो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर को हम लिख सकते हैं ई एस कॉस थीटा, आप लोगों को पता ही है। और अगर मान लो कि यहाँ पे अगर हम कोई छोटा सिंपल एरिया मान लेते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, यहाँ पर हमने कोई छोटा सा एरिया मान लिया, उस पर हमने नॉर्मल वेक्टर देखा, तो उस केस में हम फ्लक्स निकालते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डॉट डी एस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि उसके लिए हमें ये भी चेक करना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो जो हमारे फॉर्मूला है इसको हम आगे यूज करेंगे गॉस थ्योरम के लिए। हमारा फ्लक्स आ गया है तो अब हम इसको यूज कर लेते हैं। यूज करना क्या है तो किस तरीके से करना है वो हम देखते हैं अभी। तो जो हमने फ्लक्स पढ़ा है उसको हमें यूज करना है और यूज करना है गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम हमारी कहती है कि हमारे पास कोई अगर क्लोज्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया का शेप साइज क्या है कोई मतलब नहीं रखता है, बट फर्क कितना जो मतलब इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि जो हमारा सरफेस है वो हमारा क्लोज्ड होना चाहिए। एक तरीके से जैसे 3D में हमारा एक स्फीयर बन गया तो उस तरीके से ये क्लोज है, लेकिन हम एक प्लेन में देख रहे हैं तो हमें 3D हमें नहीं दिखाई देता है। तो मान लेते हैं जनरली कि हमारा 3D है, क्लोज्ड है और इसके अंदर जो चार्ज है टोटल वो हमारा क्यू है। तो गॉस थ्योरम कहती है कि जो हमारा फ्लक्स होगा इस सरफेस से, मतलब ई वेक्टर और ds वेक्टर का जो हम इंटीग्रल निकालेंगे क्लोज्ड सरफेस एरिया से, वो हो जाएगा हमारा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q इनक्लोज्ड।
और क्यू इंक्लूड हमारा इसके अंदर है क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू। और जो ऊपर हमने लिखा है कि फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू आई एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ये जो चार्ज इनक्लोज्ड है मतलब सरफेस एरिया के अंदर है उस चार्ज को हमें यूज करना है और उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है। और अगर इसके अलावा अगर मान लेते हैं यहीं पे इसी के लिए अगर बाहर कोई हमारा चार्ज रखा है, जैसे मान लेते हैं 100 या 1000 जो भी चार्ज रखा हुआ है इनटू क्यू है, तो इसको हमें यूज नहीं करना है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। इट हैज नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होना जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन जो इसकी वजह से इंटर करेंगी वही बाहर निकल के आ जाएंगी, तो इसका जो टोटल इफेक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अगर हम इसको डेराइव करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो डेराइव करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्लोज्ड सरफेस एरिया है, ये सेंटर है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर। यहाँ पे छोटा सा सरफेस एरिया हमने मान लिया है जिसका एरिया है ds, और जो इसका नॉर्मल वेक्टर है वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ds वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इसी डायरेक्शन में हो गई है, सेपरेशन r मान लेते हैं। तो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो तो हो जाएगी हमारी k q अपॉन में r स्क्वायर, और k की वैल्यू वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं उसको k लिखता आ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी k लिखें, उसकी जो वैल्यू है वो उसके लास्ट में जरूर लिख दें या फिर वहीं पे साइड में लिख दें वेयर k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ताकि जो टीचर है आपकी को भी चेक कर रहा है उसको इजीली समझ में आ जाए। तो ये हो गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब हमें जो निकालना है कि भाई यहाँ पे डी एस वेक्टर है, तो फाई की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो एंगल है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 क्यों होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी यहाँ पे देखें तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डी एस वेक्टर है एरिया वेक्टर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन मतलब एंगल 0। तो इसका मतलब सीधी सी बात है cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो cos 0 हम लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे ऊपर, मतलब हमारे जो इक्वेशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मत लिखो, क्या दिक्कत है। इसके बाद हमारे पास इक्वेशन बची ये। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, एरिया को इंटीग्रेट करना है। एरिया को इंटीग्रेट करने मतलब ये जो छोटा छोटा एरिया है इसको टोटली हमें ऐड करना है। जब टोटली हम इसको ऐड करेंगे तो आप लोग खुद सोचो एक बार, जो हमारा स्फीयर अगर उसके एरिया को टोटल को अगर हम ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, तो जो उसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो मिल जाएगा हमें, और जो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। सिंपल। अब कैंसिल करें तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या, सिंपली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास बचा रह गया है। और यही हमारी गॉस थ्योरम कहती है कि जो चार्ज उसके अंदर है उसमें हमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो आई होप कितना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद एक करते हैं छोटा सा एग्जांपल। तो एग्जांपल करने के लिए हम मान लेते हैं कि, तो मान लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं क्योंकि वहां पे मानने के लिए जगह नहीं थी। तो ये हमारा एक क्लोज्ड सरफेस एरिया है, ये आर्बिट्रेरी शेप है, कोई मतलब नहीं है हमें शेप से क्या है। यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज हमारा Q3 लिखा हुआ है। तो ये भी कहा गया है कि जो फाई बना हुआ है हमारा फ्लक्स थ्रू S1, S1 है हमारा अंदर वाला, S2 है ये हमारा बाहर वाला। S1 का मतलब स्फीयर 1 और मतलब स्फीयर सरफेस 1 और सरफेस 2 कोई तो सरफेस है ये हमें दिया गया है। ये फ्लक्स फाई 1 हो जाएगा हमारा S1 से और फाई 2 हो जाएगा हमारा फ्लक्स थ्रू S2 से। हमें बताना है कि जो फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। फाई 1 की वैल्यू निकालनी है, फाई 2 की वैल्यू निकालनी है, तो इजीली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों ने कैलकुलेट कर भी ली होगी। तो जो फाई 1 की वैल्यू है वो हमारा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि उसके अंदर जो चार्ज है वो केवल Q1 है। लेकिन जब हम बात करते हैं फाई 2 की तो उसके अंदर जो चार्ज है वो हमारा Q1 प्लस Q2 हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पर वेट मिनट लिखे हुए। कि जो हमने यहाँ पर चार्ज रखा है वो हमारा जो स्फीयर S1 है
उसके अंदर वाला भी रखा है, क्योंकि जो हमारा टोटल सरफेस एरिया S2 है उसके अंदर की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जितना भी चार्ज है, चाहे उसके अंदर स्फीयर बने हुए हैं, एक है, दो है, इनफाइनाइट स्फीयर्स हैं, उन सभी का चार्ज उसे ऐड करना है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे आया है Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाती है हमारी फ्लक्स थ्रू द सरफेस 2। बट जो हमारा चार्ज Q3 है इसका कोई हमें यूज नहीं है, ये हमें दिया जाए ना दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे ऊपर। एक चीज हमेशा याद रखनी है आप लोगों को, जब भी आप यहाँ पे Q की वैल्यू लगाओगे तो ये बात तो देख लेना है जो चार्ज हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी आपको याद रखना है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव लिखनी है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखनी है विद साइन। नहीं ऐसा ना करें कि यहाँ पे मैंने बता दिया Q1 प्लस Q2 है तो चार्ज आपको नेगेटिव दिया गया, आप सीधे सिंपली दोनों को ऐड कर दो और बाद में कहो कि उन्होंने बताया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा याद रखना है कि चार्ज को विद साइन वाइज यहाँ पर पुट करना है। तो आज की वीडियो हम इतना ही काम करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन। तो अगर आपको कोई डाउट हो अभी भी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो सब आप लोगों को पता ही होगा, बहुत इजी है, आपका कुछ नहीं जाने वाला है। आपका मतलब वीडियो देखिए, आपका फायदा मेरा फायदा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।